तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से और ज़बरदस्त सेशन इस समय आपके सामने आ रहे हैं और मैं बिल्कुल कोशिश यही कर रहा हूँ कि कुछ रियल सच्ची और अच्छी स्टोरीज़ आपके सामने लाएं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ जो आपको इंस्पायर करें। और आज ये कहानी रायबरेली के एक बच्चे की है जहाँ एक छोटे से उम्र में एक जर्नी शुरू होती है और फाइनली अपने लक्ष्य के करीब वो पहुँचता है और फाइनली एयरफोर्स में सिलेक्शन लेता है। आज बहुत सारी बातें गहराई से करेंगे। सिकंदराबाद इनका सेंटर रहा और फाइनली 4 जो है FH डुंडीगल जो कि इनका बेसिकली मेडिकल सेंटर है अब, जो कि 7 तारीख को इन्हें रिपोर्ट करना है। और हम सब चाहेंगे दिल से बिल्कुल 100% स्टेज में भी सफलता हो, मेडिकल में भी, और फाइनली अपने आप को ATS बेलगामी पहुँचाएं जो लक्ष्य लेके बेसिकली चले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है वतन आपका। नाम कमाल का है आपका, वतन अब वतन के लिए ही जाएगा। तो ये बचपन से डिसीजन था कि सडन डिसाइड हुआ? सर बचपन का तो कुछ पता नहीं, बट मेरी मम्मी ने ये नाम रखा था, उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा कि वतन, और कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से इंस्पायर होकर के ही रखा होगा जी। जन मेरा नाम वतन रखा और काफ़ी यूनिक नाम मुझे सुनने को भी मिलता है कि कोई अमूमन ये नाम नहीं सुनने को मिलता। सभी लोग ये बोलते हैं कि वतन नाम तो बहुत अच्छा है। जी जी। तो वतन बेसिकली जो है 10+2 आपने रायबरेली से ही कंप्लीट किया? यस सर, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से 10+2 अपना किया। तो वहीं पे कौन सी ईयर में कंप्लीट हुआ आपका? सर 2020 में। अच्छा 2020 में हुआ। जी सर। चलिए, तो इस दौरान एक लंबी जर्नी आपकी गुजरी। बहुत ज़्यादा। तो कौन सा अटेम्प्ट था एयरफोर्स का ये? सर ये कह सकते हैं 5वां अटेम्प्ट आपके लिए रहा है। काफ़ी लंबी जर्नी रही, काफ़ी अप्स डाउन आए होंगे इसके बीच। चलिए बाकी 4 अटेम्प्ट्स की भी बातें कर ही लेते हैं। बिल्कुल सर। तो शुरू करिए पहले अटेम्प्ट से। सर जब मैं 12th पास हुआ था तो मैं फ्रेशर था और मैंने उस समय मतलब कि सेल्फ स्टडी करके और मैंने मतलब कि एग्ज़ाम दिया था और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था एंड मैंने 52 आउट ऑफ 70 उसमें किए थे। कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग का भी एक डर था कि ज़्यादा अटैम्प्ट के चक्कर में वो भी ना चला जाए, तो फिर मैंने 52 अटैम्प्ट किया था और मेरे साथ एक फ्रेंड था शोभित नाम का, तो वही मेरे साथ गया था। तो उसका जो है मतलब उसने भी अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसका इंग्लिश में 9 ही अटेम्प्ट कर पाया था। अच्छा। तो वो बोल रहा था कि तुम्हारा हो जाएगा। एंड देन फिर मैं कॉन्फिडेंटली मतलब कि मैं यहाँ पर भी फिर बाद में MKC भी आया था, इसके पहले कोविड के पहले सर। तो वहाँ पर फिर मुझे लगा कि हो ही जाएगा, तो मुझे सेकंड फेज़ का कहीं ना कहीं डर था कि मेरा इंग्लिश पहले से ही इतना ज़्यादा वीक है और मेरा कैसे होगा क्या होगा। तो मैंने फिर कुछ भी नहीं सोचा और सर आपके वीडियो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और पहले भी देखा था, तो मैंने कहा था कि सर मैं यहीं पर जाऊँगा और बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी मेरी और मैं सेकंड फेज़ को भी निकालूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, कोविड के बाद रिजल्ट भी देर हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें बदल गई और फिर आया भी नहीं। कोई एजुकेटर बोल रहा था मई में पक्का आ जाएगा, कोई बोल रहा था जून में, ऐसे ऐसे करके 1 ईयर्स जो है बीत गया एंड इवन 1.5 years भी बीत गया, फिर कुछ भी नहीं हुआ। उधर बीच में ट्विटर कैंपेन हुए, बहुत सारा लोगों का, बहुत सारा आपका भी इतना सारा एफर्ट रहा, मैं तो कंटिन्यू देखता रहा सर। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर लास्ट में भी बोला जाता है कि अब जो है एयरफोर्स में अग्निवीर लाया जाएगा 4 साल का। देन फिर मेरा तब तक मेरी दम भी टूट गया था और फिर मैंने उसके बाद भी फॉर्म भरे और फिर वहाँ पर तो मतलब मैंने पेपर का लेवल देखा कि सब कुछ बदल चुका है। मैं पहले ये सोचता था कि चलो अच्छा ठीक है, जितना मैंने प्रिपरेशन किया है उतना आता है, मैं ठीक है थोड़ा बहुत रिवाइज करके मैं फिर से दे लेता हूँ। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, तो वहाँ पर नहीं निकला मेरा। फिर उसके बाद भी दिया, देन फिर भी नहीं निकला। और सर फिर लास्ट में मैंने कहा कि चलो अच्छा नहीं देंगे। फिर मैं SSC में उतर आया था। मैंने कहा कि बैक टू बैक ये बहुत अच्छा करा रही हैं, अब मतलब SSC बहुत अच्छा करा रही है, तो मैंने कहा कि SSC में ही देख लेते हैं। और मुझे सर पहले से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मुझे SSC वाली जो मैथ्स होती है और जो इधर होती है ये वाला मुझे नहीं आता, और वो टेक्निकल वाला बहुत अच्छे से मुझे साइंस स्ट्रीम अच्छी पकड़ती है, आर्ट्स वाली मुझे नहीं। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, फिर भी अब तो डिफेंस में हो भी नहीं पाया, मेरा एज भी होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पाएगा। फिर मैं SSC में आया, मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, इधर जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी मेरे 1-2 अटेम्प्ट हैं, तो मैं भर दूंगा उधर वाई ग्रुप में, जो SSC में इधर पूछा जाता है इसी से वहाँ हो जाएगा। उसमें भी रीजनिंग आता है, अर्थमेटिक आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाई ग्रुप में भी, और इधर भी वही सब चीज़ की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोच करके कर लिया था। लेकिन सर मेरे साथ मिस्टेक हुई, मिस्टेक का इवन मेरे साथ एक ब्लंडर हुआ सर कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट था मेरा और एयरफोर्स का मैं कैफ़े में मतलब कि भरवाने गया, तो उसने फॉर्म भर दिया। उस समय पता नहीं क्या साइड इशू था कि क्या हुआ, मैंने प्रीव्यू भी देखा था, उसने बोथ का भरा था। मैंने कहा बोथ का भर देता हूँ, अब की एक्स ग्रुप नहीं होगा क्योंकि मेरा तो हाँ वाई तो हो ही जाएगा, एक्स ग्रुप अटेंड कर लूँगा, फिजिक्स वगैरह
वगैरह का तो वैसे भी रिदम टूट ही गया है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर पढ़ते रहना जरूरी है। और मैंने ये भी सोच लिया था कि फिजिक्स और किसी सेक्टर में आती भी नहीं है डिफेंस को छोड़ करके, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, एक्स ग्रुप ऐसे ही दे दूंगा। तो मेरे साथ ब्लंडर क्या हुआ, वो साइंस ग्रुप ना भर करके, सॉरी मतलब कि बोथ ना भर के जो है एक्स ही टारगेट कर दिया। और मैंने उस समय प्रीव्यू भी देखा था, उसने चेक भी कराया था, मैंने अच्छे से चेक भी किया था। और फिर मैंने भी प्रिंट आउट नहीं देखा, रख लिया। और जब मेरा एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, मैंने वहाँ पर फिर वहाँ पर सर तब भी नहीं देखा सर, तब मैंने एग्जाम डन कर लिया एक्स ग्रुप का। अब मैं खुश हो गया कि चलो अच्छा ये तो गई, जो भी था मेरा ये गया। अब मैं वाई ग्रुप का बढ़िया से दूंगा और वाई ग्रुप में मेरा हो जाएगा। इतना अच्छा प्रिपरेशन भी है, MTS की मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो फिर वहाँ पर इन्विजिलेटर आता है और बोलता है कि ठीक है अब आप लोग खड़े हो जाएंगे। मैंने बोला सर अभी वाई ग्रुप का होगा ना, तो उन्होंने बोला नहीं आज बोथ का नहीं है, आज एक्स ही ग्रुप का है। तो मेरे मतलब कि समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो मैंने उनसे एक बार और एम्फेसाइज करके बोला, मैंने कहा सर आप एक पता कर लीजिए थोड़ा सा, मैं बोथ का भरा हूँ और आज बोथ का है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप एक बार एडमिट कार्ड अपना चेक कर लीजिए। तो फिर सर मैं सेंटर से निकल करके अपना एडमिट कार्ड चेक करता हूँ, देन उसमें भी लिखा होता है कि आपका साइंस ग्रुप का ही भरा हुआ है। और मेरे समझ लीजिए एकदम दिमाग खराब हो जाता है। आधे रास्ते तो मतलब एकदम बुरा बहुत ज़्यादा, हाँ कि लास्ट ही चांस था। और मैं सोच रहा था कि चलो SSC में इसी वजह से मैं प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहा था कि वाई ग्रुप में मेरा डेफिनेटली हो ही जाएगा, इतना कटाफ भी नहीं जाता है। तो वो भी चला गया मेरे पास से। लेकिन राधा रानी की कृपा ये हुई कि एयरफोर्स का रिजल्ट आया। मैं बेमन गया कैफे, मैंने कहा कि मुझे पता है नहीं हुआ, लेकिन एक बार चेक करने में क्या जा रहा है। और उस समय मैं बहुत ज़्यादा घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो बहुत डिमोटिवेट भी था। और फिर मैंने एक बार चेक कर लिया तो उसमें देखा कि मेरा हो गया है अभी 35.75। मैंने कहा ठीक ठाक मार्क्स है, अच्छे मार्क्स है। और कटाफ भी 22 गई है। तो फिर उसके बाद भी मैं सीरियस नहीं हुआ। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा आई साइड का सर प्रॉब्लम है, तो चश्मा लगा हुआ है। फिर यहाँ पर मैं आया MKC, मैंने कहा कि एक बार जाता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस लूँगा। अगर वो बताएंगे कि नहीं तुम्हें प्रिपरेशन करना चाहिए देन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, मैं SSC में ही लगा रहूँगा, क्यों टाइम वेस्ट करूँ। तो फिर सर यहाँ पर आया तो वहाँ से सर हेल्थ केयर से, हाँ तो फिर वहाँ पर नहीं सर हेल्थ केयर नहीं गया था, यहीं पर ऊपर ऑफिस में आया। तो फिर मौर्य सर से मुझे मिलवाया, मुझे कहा कि मेरी क्वेरीज हैं और मुझे सौरभ सर से मिलना है सर। तो उस समय सर आपकी मीटिंग की क्या थी, तो फिर मौर्य सर मिले थे। उन्होंने बोला कि अगर आपका विद गॉगल 6/6 आ रहा है देन आप प्रिपरेशन करो, है ना। तो फिर मैंने फिर सोचा कि ठीक है अच्छा स्टार्ट कर देता हूँ प्रिपरेशन वगैरह। उन्होंने बोला कि 6/6 का लिया जाता है, लेकिन मैंने बोला कि सर विदाउट का भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था, इतना ज़्यादा डिस्कस भी नहीं हुआ था। देन फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत लास्ट में आया था सर, क्योंकि मेरा मन नहीं था ऐसा कुछ करने का। तो बेसिकली जो है फिर आई साइट वगैरह पहले से ही चेक करा लिया आपने? हाँ आई साइट का तो मेरे पहले से मुझे पता है कि मेरा -2.5 है सर, उसका विदाउट गॉगल मेरा 6/36 आ रहा है। तो सर फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। और मैं यहाँ से बहुत डर के गया था कि इतना लास्ट में आया हूँ सर, और क्या ही होगा, मेरे पास ना तो कंटेंट है और सर लोग क्या ही कर लेंगे जो भी करना है। फिर सर वैसे गाइड करते रहे, मैं बीच में बहुत ज़्यादा सर से मदद लेता रहा, पूछता रहा। तो वो लोग ऐसे बताते रहे कि आप पलकी शर्मा का न्यूज़ सुनिए, जैसे वो सर अनमोल सर हैं शायद, मुझे ठीक से नाम नहीं पता। हाँ सर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इनके न्यूज़ सुनिए, ऐसे करा करिए। तो मैं थोड़ा सुनने लगा। और फिर यहाँ पर आकर के GD में पार्टिसिपेट, और वो इंडिविजुअल भी बढ़िया से करा रहे थे, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप में सबका लगवा दिया। हाँ 1-to-1 बहुत अच्छे से, मतलब मुझे मतलब यहाँ पर से एक बार ये हो गया था, मेरी बॉडी अडाप्ट कर ली थी कि मैं अगर मेरा GD होगा तो मैं वहाँ बोल सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, लास्ट है चाहे जो है, लेकिन मैं वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर वहाँ पर गया तो, और सर मेरा फिजिकल में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। मैं अपने ग्राउंड में फिरोज गांधी वहाँ FG कॉलेज है, तो वहाँ पर दौड़ता था सर। तो मेरा जो है 7+ चला जाता था। और मैं सोचता था कि यार मैं इतना अच्छे से दौड़ रहा हूँ तो 7+ जा रहा है, और इतना खाली स्पेस में दौड़ रहा हूँ। अच्छा, आप बेसिकली ज़्यादा एकेडमिक्स के आदमी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई वाले, तो उतना फिजिकल पे कभी ध्यान रहा नहीं? सर फिजिकल का कभी ध्यान नहीं रहा। तो सर वही मैंने फिर वहाँ पर कोई भी कुछ भी बोलता था कि ऐसे दौड़ो, तो मैं ट्राई कर लेता था, चलो अच्छा भैया लोग इतने दिन से इतना एक्सपीरियंस वाले हैं और ये बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। लेकिन मुझे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ पाया। उन लोगों के साथ दौड़ा तो वो लोग इतना तेज दौड़ रहे थे कि मुझे हफा ही दे रहे थे तो मैं उनको नहीं पकड़ पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बारिश होने लगी, फिर नहीं गया फिर ट्रैक पे, फिर यहीं पे आ गया। फिर मैंने कहा कि चलो अच्छा यहीं से, और फिर यहाँ से मैंने प्रॉपर गाइडेंस में राजा सर हैं, उन्होंने बढ़िया से मुझे
पहले भी वो मतलब फिजिकल के पहले बढ़िया से वार्म अप वगैरह, और ये सब मैं पहले नहीं जानता था कि वार्म अप करके रेस हाँ, करना ऐसा कुछ भी वार्म अप वगैरह कर लेता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कितना सही क्या कैसे। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सब कुछ बढ़िया से बताते गए सर कि कैसे कैसे क्या करना है। इवन मुझे बाद में यहाँ पर जैसे कराते थे फिजिकल, उसके बाद मेरे बहुत ज़्यादा पेन भी होता था, क्योंकि मैं सर प्रॉपर कुछ जानता नहीं था और नया नहीं था, तो मुझे सिन पेन वगैरह बहुत होता था। तो लेकिन सर वो बाद में लास्ट टाइम जाते समय मेरा सही कर देते थे, वो पैर का मतलब उठा करके कैसे करके स्ट्रेचिंग करके बहुत अच्छा कर देते थे, मुझे रिलैक्स मिल जाता था। तो बस ऐसे ही सर कंटिन्यू मैं जाता रहा, जो भी मेरे पास 10-15 दिन थे मैं जाता रहा। और फिर यहाँ भी सर क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाया। यहाँ कितने मिनट में रेस कर लेते थे सर? यहाँ पर ग्राउंड में तो मेरा 5:22 में आ जाता था, 5:25 में आ जाता था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ 7+ कैसे होता है। और यहाँ पर इवन वहाँ भी मेरा 6 में हो गया था सर, क्योंकि मेरे बाद बहुत सारे बच्चे आए थे, तो मुझे लगा कि ये मेरा 6 में तो हो गया, डेफिनेटली 6 ही हो रहा होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, कम ही होगा। क्या होता है जब आप एक ग्रुप के साथ दौड़ते हैं जहाँ सब उसी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ सर, मतलब आपसे ज़्यादा स्पेशल लोग हो जाएंगे तो वहाँ आप फिर डर जाएंगे। कहीं ना कहीं हमेशा वैसे माहौल में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए जैसे हमारे जैसे ही सारे लोग हों वहाँ पे। जी सर। तो बेसिकली रेस वहाँ 6 मिनट के अंदर डन हो गई थी? हाँ सर, मेरी 6 मिनट में तो हो गए थे। और सर वहाँ पर बच्चे बीच में भी बहुत ज़्यादा मतलब थक गए थे तो रुक गए थे, और 6 बच्चे बाद में उन्होंने फिर से बाद में दौड़ा था, लेकिन वो आउट हो गए थे। वो कुछ लोग चिल्लाने भी लगे थे, मतलब चिल्ला के मतलब वो अपने अंदर जोश ला रहे थे क्योंकि वहाँ पर ट्रैक थोड़ा सा हार्ड था सिकंदराबाद में। तो और वहाँ का ट्रैक भी कहीं कहीं पे थोड़ा सा ढाल भी है, तो वहाँ पर स्पीड अपने मन से बन जा रही थी, ना चाहते हुए भी लोग। हाँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा हफ गया था। और आफ्टर रनिंग वहाँ पर फिनिशिंग का बोर्ड लगा था, वो पहले ही बता दिए थे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और नो रिस्क के सर्टिफिकेट भी भरवाए थे, तो उसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दिए थे कि देखिए यहाँ पर आप लोग सब लोग अपने मन से, और आप लोगों ने नो रिस्क के सर्टिफिकेट भी भर दिया है, और कुछ भी होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। और वहाँ पर एक ट्रेनिंग वाले भी थे भैया टाइप के, तो उन्होंने गाइड भी कर दिया था कि आप लोगों को घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और जहाँ जहाँ पर टर्न है वहाँ पर एयरफोर्स के वो सर खड़े हुए थे, वो अपना हाथ ऐसे करके दिखा रहे थे कि जिधर भी मुड़ना है। तो 4 टर्न थे आई थिंक, है ना, एक राइट का था, 2 लेफ्ट के थे, और एक फिर राइट का था। और फिर वहाँ से फिर मौसम कैसा था? ह्यूमिडिटी थी सर? हाँ सर, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा ब्रीथिंग पावर, इवन मेरा ही नहीं सभी का वहाँ आधे घंटे तक तो बच्चे संभाल ही नहीं पा रहे थे, सबको खांसी भी तुरंत शुरू हो गया था सर। एक तो बॉडी हीट कर गया था, और उसके बाद इतना वहाँ का ठंडा माहौल है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश का माहौल भी था। और सर वहाँ ऐसा मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया है पूरा, जैसा लगता है कि किसी वन विहार में घूमने हैं। वहाँ पूरे तरफ पूरा पेड़ ही पेड़ है। एयरफोर्स कैंप काफ़ी अच्छा है। हाँ सर, हाँ सर, तो ऐसा मतलब तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमें लगा कि उसी वजह से प्रॉब्लम हुई। और तो आधे घंटे अच्छा हुआ कि बीच में मुझे रिलैक्स मिल गया, क्योंकि मेरा सेकंड बैच था, 100 का था, तो 100 लोगों को पहले वो करा देते हैं, तभी सेकंड वाले का मिलता है। तो जब तक वो हो रहा था तब तक हम लोगों को रिलैक्स मिल गया, नहीं तो मुझे लग ही रहा था कि पुशअप वगैरह तो अब हो ही नहीं पाएगा। तो उसके बाद सर धीरे से ले गए फिर 100 लोगों को। फिर वहाँ पर एक ट्रेनर थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ही करना है, और कौन कौन से रॉन्ग है पॉस्चर, उस रॉन्ग पॉस्चर को भी बताया। और एयरफोर्स के बता भी रहे थे कि ये रॉन्ग पॉस्चर, इसमें डिस्क्वालीफाइड। वो ये नहीं बता रहे थे कि ये रॉन्ग है, ऐसे बता रहे डिस्क्वालीफाई। वो कर रहा था, फिर बता रहे थे ये डिस्क्वालीफाई, है ना, ऐसे बता दे रहे थे। और जो मतलब कि सही होता था वो बोलते थे कि ये सही है, ऐसे करना है आप लोगों को। और सर वहाँ पर ऐसे था कि जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों को लिए हैं, तो एक ट्रैक टाइप में था, उसमें बैठा दिए, तो 20 बच्चों को उसमें से लेते थे और कहते थे कि अब पुशअप वगैरह उनके लिए रेडी होना है। और 80 लोगों को पीछे मुंह मुड़वा देते थे कि आप लोगों को नहीं देखना नहीं है सर। तो ऐसे करके, और वहाँ पर मतलब कि 20 बच्चे, और उसमें कहीं ना कहीं 8-9 तो वही लोग रहते थे, एयरफोर्स की जो मेंबर्स थे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से और डर लग रहा था कि हर 1-2 बच्चे पर वो खड़ा ही है बीच बीच में। तो हाँ सर, तो फिर मतलब इसी वजह से फिर मेरा किसी तरह से पुशअप भी हो गया। पुशअप में बाहर भी हुए थे, मेरे ही 20 में से 3 बच्चे हटा दिए गए थे, उसने बोल दिया उठो, तो हटा दिए थे। तो मुझे भी कहीं ना कहीं डर ही लग रहा था कि जैसे मेरा 6-7 हुआ, और कॉन्फिडेंस भी था कि चलो 10 आने वाला है, बस होने ही वाला है। हाँ सर, और फिर एक लास्ट में आया भी था, उसने बोला था कि तुम अपना थोड़ा सा पोस्चर सही करो, तो उसने मुझे बता भी दिया था। तो मेरा वो डन हो गया। फिर उसके बाद फिर सबका जब पुशअप हो गया, तो फिर पूरे ट्रैक पे बैठा करके फिर 20-20 करके सिटअप, फिर स्क्वाट्स, ऐसे करवाते रहे। फिजिकल डन होने के बाद फिर हम लोगों को सभी को ले जाया गया, चेस्ट वाइज खड़ा किया गया, और उसमें से आई थिंक 6 बच्चे तो रेस में ही आउट हो गए थे, और 2-3 ऐसे 1-2 करके उसमें भी आउट हो रहे थे। तो फाइनली तो मुझे नहीं पता कितने आउट हुए। वैसे 80 मेरे में बचे थे लास्ट में, वो 10 में, वो 100 में से 20 निकल चुके थे फाइनल जीडी तक। तो फिर उसके लिए जीडी के लिए हम लोगों को ले जाया गया,
और एक हॉल में बैठा दिया गया, बड़े हॉल में। तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोफार्मा फॉर्म्स वगैरह, फॉर्म सारे डॉक्यूमेंटेशन फिल अटैच, बहुत ज़्यादा देर तक सर पूरे में उसी में बोर हो गया। कम से कम 2.5-3 तो इसी में बज गया था। फिर उसके बाद हम लोगों को GD में ले जाया जाता है 15-15 के बैच बना करके। तो वहाँ पर जो वारंट ऑफिसर्स, एक सरदार टाइप में बैठे थे वारंट ऑफिसर, थोड़े बूढ़े थे, और एक साइकोलॉजी का बहुत लंबे चौड़े सर थे, है ना। तो उन्होंने ऑलरेडी इतना डरा दिया था पहले ही इंटर करते हुए। उन्होंने बोला कि मतलब कि मैंने तो पहले ही सबको मार्क्स दे दिए हैं, तुम लोगों का वो चेक करके। एक सर फॉर्म आता है जिसमें केवल अपनी ही डिटेल देनी रहती है, लाइक मम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या पढ़ी हैं, पापा कितना पढ़े हैं, भाई बहन, मतलब ओवरऑल सब अपना डिटेल आपको देना होता है। तो उसमें उन्होंने बोल दिया था कि इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो जिसको जैसे भरना है सब भरो। और उसके पहले फॉर्म में हेल्प भी करते थे कि कैसे भरना है, क्या करना है। लेकिन वहां से मुझे पता चल गया था कि ये फॉर्म पक्का मेरा IQ चेक करने वाला फॉर्म है, साइकोलॉजी पार्ट। हाँ, साइकोलॉजी पार्ट में आता है। तो फिर वहां से बोल दिए कि अब मैं नहीं जानता, कैसे भी करके तुम लोग भरो, इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। तो वहां से उस फॉर्म को, जब वहाँ उसी में अटैच थे वो सारे फॉर्म, उसके पास भी गए थे जहाँ पर GD हो रहा था सर। तो फिर वहां से उन्होंने बोला, और सब लोगों ने जो मतलब कि फेक लिख दिया था ना, जैसे कि मेरे पापा किसी ने एक ने लिख दिया था कि आर्मी में ऑफिसर्स हैं, है ना, आर्मी ऑफिसर। तो उन्होंने रैंक पूछने लगे, वो कुछ बता ही नहीं पाया ऑलरेडी। और फिर उन्होंने बोला कि मेरे पापा का पैर कट गया था, उसके बाद 3 साल थे, उनके बाद भी उन्होंने पूछा कि पेंशन मिलती है, कौन से रैंक पे थे। उन्होंने कम से कम 20 रैंक गिनवाए। उन्होंने कहा कि क्या थे, नायब थे, तहसीलदार थे, मेजर थे, कर्नल थे, मतलब 20 ऐसे गिनवाए। वो एक में भी नहीं बता पाया कि क्या थे। तो बोल रहे थे कि बच्चा ये तो है नहीं तुम्हारा, ये हाँ मतलब जान गया। तो बहुत ज़्यादा, हाँ। और ऊपर से वो सबके हॉबीज़ में सब पूछ रहे, जैसे उन्होंने नॉवल लिखा किसी ने कि नॉवल पढ़ता हूँ, तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा नॉवल पढ़ते हो। तो वो जैसे बता दिया कि ये नॉवल पढ़ता हूँ, तो उससे क्वेश्चन पुटअप करने लग रहे थे कि मतलब ऐसे। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि ये जो सामने बैठे हैं इनको सभी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, चाहे क्या साइंस हो, उसमें साइंस का भी बहुत सारा किसी ने कुछ लिखा था। तो मतलब हर तरफ से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो वो पहले ही बता दिए कि मैं इसीलिए पहले ही सबको नंबर दे दिया हूँ, मैं तुरंत जान लेता हूँ कि कौन से बच्चा कितना पानी में है तुरंत। तुम लोगों को क्या लगा, ऐसे ही बाल मेरे सफ़ेद हो गए, ऐसे ही ये मजाक जोक भी मारे थे। तो GD का टॉपिक क्या था आपका? सर GD का टॉपिक ये था वोटिंग सिस्टम मैंडेटरी इन इंडिया। तो ऐसा था हमारा टॉपिक। कितने ग्रुप में बाहर हुए 15 के? सर 15 में आई थिंक मैं जहाँ तक देख पाया हूँ, मेरे 2 ही लोग को देख पाया हूँ, और तो मुझे नहीं पता। सभी इनकी हैं। हाँ सर, 15 में इस बार रेशियो काफी अच्छा जा भी रहा है, मतलब 2 ही लोग मुझे पता। तो फाइनली रात में कितने बजे रिलीज किए हैं? सर 10:30 बज गया था। 10:30 बज गया था। तो घर से तो फोन आ ही रहा होगा? सर फोन पे फोन, और मेरा टेंशन ये बढ़ रहा था कि मैंने बोला था घर पे कि दोपहर या शाम तक मैंने सोचा था कि निकल ही जाऊंगा सर, शाम तक तो हो ही जाएगा, अब इतना लेट नहीं कराते हैं। लेकिन वो बैठा करके 2:30 बजे 3 बजे से ही बोलने लगे थे कि बस आधा घंटा और रुकना है, उसके बाद सभी लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। आधे घंटे करते 10:30 बजे छोड़े फाइनली। तो फ़ोन वगैरह मैंने सोचा कि मम्मी वगैरह कर ही रहेंगी। अनाउंसमेंट कितने बजे हुआ रिजल्ट का? रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था सर वही 8 के आसपास। हाँ 8 बजे हो गया था। 8 के पहले हो गया था सर, मुझे याद आ रहा है क्योंकि वहाँ पे घड़ी ऑन कर दी गई थी तब। तो 8 के पहले हो गया था। उसके बाद मतलब कि 2-3 घंटा तो ऐसे ही सब चलता रहा। उसके बाद सब आए, वो मतलब कि जिन्होंने मतलब रिजल्ट दिया था, तो 2 लोग जो वारंट ऑफिसर्स थे और एक साइकोलॉजिक वाले थे, तो उन्होंने अपना स्पीच वगैरह दिया और उन लोगों को बुलाया कि जिनका चेस्ट नंबर बुला रहे थे। तो मुझे पहले ये लगा कि शायद जिनका चेस्ट नंबर बुला रहे हैं वही लोग सिलेक्टेड हुए। मुझे लगा कि मेरा नहीं बुला रहे हैं, मैं नहीं हुआ। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ये आउट वाले बंदे। तो मुझे बाद में वो बोले कि कांग्रेचुलेशन एवरीवन। एसएसबी बोर्ड में और एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में डिफरेंस है। एसएसबी उन्हीं का चेस्ट नंबर बोला जाता है जो सेलेक्ट होते हैं, यहाँ उनका बोला जाता है जो रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि रिजेक्ट की संख्या यहाँ कम होती है, सिलेक्ट की संख्या ज्यादा होती है। जो संख्या कम होगी हमेशा पहले वही बोला जाएगा। तो सर यही मैं बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं कि जिन भी लोगों को फॉर्म फिलअप करना है वो सभी कैपिटल लेटर में ही फिल करें। वहाँ पर ये नहीं कि कोई स्मॉल में वहाँ पर कोई कहीं कटिंग कर दे रहा है, कोई जलेबी बना दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उसे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अगर भर रहे हैं तो प्रॉपर आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है। वहाँ पर लिखा भी नहीं है कि कैपिटल में ही भरना है। जैसे और सारे फॉर्म रहते हैं तो वहाँ पर टॉप पे रहता है कि आपको कैपिटल है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा होता है। लेकिन फिर भी आपको सभी कॉलम्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से, थोड़ा देर से ही भरना है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको एक 1 to 1 अच्छे से कैपिटल लेटर। ओवरऑल सिकंदराबाद का बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हाँ बढ़िया एक्सपीरियंस अच्छा लगा। हाँ सर अच्छा लगा। चलिए अब डुंडीगल जाएंगे तो हाँ और अच्छा लगेगा आपको। सर बस मेडिकल में एक बार मेडिकल हो जाएंगे। मेडिकल के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, बिंदास जाइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो कितने भाई बहन हैं आप?
सर मेरी एक सिस्टर हैं और मैं 4 भाई हूँ। तो आप बड़े हैं? नहीं सर, मैं चौथे नंबर पे हूँ। तो सबसे छोटे आप ही हैं? और मेरे से छोटा एक है। अच्छा। वो 2 साल। तो बाकी 2 भाई क्या करते हैं? सर बाकी 2 भाई तो मतलब 2 का तो मैरिज हो गया है और सिस्टर की भी मैरिज हो गई है। और फिर हम और एक भाई और है। एक छोटा वाला है, वो तो 10th तक पढ़ा है। वो अब तो नहीं पढ़ना चाहता है, वो कह रहा है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तो घर में इससे पहले कभी कोई फौज में रहा? कोई नहीं सर, कोई पहली शुरुआत आपसे हो रही है? एजुकेटेड भी नहीं है और बहुत अच्छा तो है ही नहीं कोई। नहीं, आपसे शुरुआत हो बच्चा, कुछ बदलिए, क्योंकि परिवर्तन तभी आएगा जब आप लोग कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। बिल्कुल सर। और पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? सर पिताजी तो मतलब सिलाई का काम करते हैं और तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। रायबरेली में? हाँ नहीं, वो लखनऊ में मतलब शिफ्ट हुए थे कि वहाँ काम हम करेंगे। देन फिर कुछ समय तक रहे, कामों में अच्छा चला, लेकिन फिर उन्हीं के बगल में आकर के बहुत सारे ढेर लग गए, लोग वहाँ पर लगा लिए, दुकानें लग गई। हाँ, और आज के टाइम में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि कहीं भी कुछ ओपन करो 10 लोग आके बगल में जो है। और मेरे पापा ने भी मतलब कि 1-2 लोगों को लगवाया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऑलरेडी इतना काम रहता है, चलो ठीक है। 1-2 लोगों को लगवाया था, लेकिन उन्हीं की वजह से और भी ज़्यादा फ्री होकर के लोग सब वहीं पे रख लिए, तो काम हम नहीं चलता है। वैसे वो घर में ही रहते हैं और उसके बाद भी उनको मतलब कि फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। चेस्ट में सर, तो फिर घर ही में रहते हैं। तो भाई वगैरह सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? हाँ सर, भाई वगैरह सपोर्ट करते हैं। चलिए बढ़िया है, सफल होइए। आपसे बहुत परिवार की आशाएं जुड़ी हैं और आप लोग शुरुआत कुछ करेंगे तभी परिवर्तन क्या होगा। वो कहते हैं ना, घर की दिशा और दशा तभी तो बदलेगी। हाँ सर, बस नहीं तो जो पैटर्न चलता आ रहा है वही पैटर्न। घर वालों को बड़ा उम्मीद भी है, वही मैं कह रहा हूँ कि राधा रानी की कृपा से अगर मेरा मेडिकल भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, आप निश्चिंत बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए सब अच्छा हो जाएगा। और आप यहाँ बैठे, बहुत सारे लोगों को दुआएं और आशीर्वाद आपको मिलेगा बच्चे, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल से बड़े साफ किस्म के व्यक्ति हैं और बस यही ऑनेस्टी और यही रियलिटी बनाए रखो बेटा। यही ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आगे जाने की सबसे बड़ी वजह है आपके। तो बहुत अच्छा लगा वतन आपसे बात करके एंड इट्स वेरी नाइस। आई थिंक आप सब भी बहुत चीज़ें सीख पाए होंगे। सिकंदराबाद सेंटर पे जितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि वतन ने सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ईमानदारी से बताया है। और बस जाइए बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ फेस करिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आप अच्छा है तो अच्छा करेंगे। तो आपके साथ वहाँ कुछ एमकेसी के भी बच्चे थे? हाँ सर, मेरे साथ के यहाँ ग्रुप का तो मतलब दिखे थे, और तो होंगे एमकेसी के, क्योंकि मुझे मिल ही रहे थे, इधर उधर कहीं ना कहीं मिल रहे थे। लेकिन मेरे ही जान पहचान के 2 लोग मुझे देखने को मिले थे, तो एमकेसी के बंदे तो हैं वहाँ पर अच्छे से हैं। उन दोनों का भी हो गया? उनका सर क्लियर नहीं मुझे। अच्छा, आपको अपडेट नहीं है। हाँ, बहरहाल सिकंदराबाद में जितने भी बच्चे रिपोर्ट किए हैं वो सबके सब। और सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कहीं प्लेस पे जा रहे हैं तो बहुत अवेयर रहना है स्ट्रेंजर लोगों से, बिकॉज मेरा भी वहाँ फ़ोन वगैरह सब चोरी हो गया और मैं मतलब वहाँ से लौटा था 10:30 बजे, तो रूम ढूंढा, कुछ नहीं मिला, 2-2:30 बज गए थे। फिर फाइनली मैं यहाँ पर सिकंदराबाद आकर के मैंने सोचा यहीं पर वेट करते हैं, 9:30 बजे ट्रेन है, मैं चला जाऊंगा घर पे, क्योंकि मैंने प्रिस्क्रिप्शन बनवाया है सर डॉक्टर से, तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है। और इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो है, हाँ मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो अपना डाले, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑर्थोपॉमिस्ट होते हैं ना, हाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जी सर, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाले। तो मैंने कहा चलो जो ठीक है, जाऊँगा तो प्रयागराज से ही बनवाया है, तो वहाँ से फिर एक बार उनसे कंसल्ट करके फिर से नंबर डलवा लूँगा। लेकिन मैं सोया ही था, फिर उसके बाद पुलिस आ गई, वहाँ से सबको हटाने लगी सर। और फिर तब तक मेरे पास फ़ोन वोन सब था। और फिर क्या हुआ सर, मुझे लगा कि सुबह हो गई होगी तभी उठा रही है, इतना ज़्यादा एक तो थके हुए थे सर कि मतलब 4 बजे वहाँ खड़े थे, फिर उसके बाद 10:30 बजे छोड़े, एकदम बॉडी हराश हो जाती है। हाँ सर, बैठे बैठे सर, उस वजह से नहीं, इतना वहाँ पर लास्ट में बहुत बोर कर रहे थे। आफ्टर जीडी उन्होंने केवल फॉर्म पे फॉर्म, और भी मतलब कुछ नहीं, उसके डॉक्यूमेंटेशन बड़ा पार्ट है किसी भी आर्म फोर्स के अंदर चाहिए आपको जी। तो यही सब सर, वहाँ स्टेशन पे ही सब चोरी हुआ? सर स्टेशन पे तो नहीं हुआ, स्टेशन के बाहर, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैंने कहा चलो अच्छा बाहर थोड़ा आउटर साइड पे देखते हैं। तो वहाँ ट्रैक था सर, वहीं पे लेट गए हम, 3-4 लोग थे, तो वहीं पर फिर सो रहे थे। और फिर सुबह उठा 5:30 बजे, तो मैंने फिर फ़ोन का याद आया, तो देखा फ़ोन ही नहीं। मैंने फिर बैग वैग चेक किया, मैंने सोचा कि शायद डाल दिया, लेकिन मुझे याद था कि मैं लोअर में ही रख के सोया था, तो फिर मिला ही नहीं। फिर वहाँ पर स्टेशन था, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ गया तो उन्होंने कुछ हेल्प ही नहीं की। और वहाँ पर मेरी लैंग्वेज भी समझने वाले कम ही लोग मिल रहे थे सर, तेलंगाना में, तो तमिल वगैरह बोल रहे थे। तो उन्होंने, पुलिस ने बोला कि वहाँ जाओ, वो वाले पुलिस स्टेशन, वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि तुम 11 बजे आओ, फिर कैमरा चेक करवाते हैं। फिर मुझे पता था सर मिलेगा है नहीं फ़ोन, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है। और फिर मेरी 9:30 बजे ट्रेन है, इससे अच्छा है मैं चला जाता हूँ। 9:30 बजे सुबह ही ट्रेन थी? हाँ सर, सुबह ही ट्रेन थी, तो मैं बैठ करके 9:30 बजे ट्रेन थी और 10 बजे वहाँ से छूटती है। तो FIR वगैरह तो कराना पड़ा होगा सिम के लिए?
सर कुछ भी मैंने नहीं कराया फिर। अभी आज मैं सोचा हूँ कि मैं घर जाऊंगा, क्योंकि सर मुझे थोड़ा सा वीकनेस भी फील हो रहा है। वहाँ का खाना वगैरह भी मुझे समझ में नहीं आया। सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यही आ रही है। हाँ सर, क्योंकि हर चीज़ में इडली सांभर के अलावा कुछ है ही नहीं। सब हाँ, उनका बहुत अलग टाइप में है। अगर मान लीजिए हमारे जैसा कुछ दाल भी है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अलग है उनका। वो दाल वाली रहती ही नहीं है जो हम लोग खाते हैं। हाँ सर, तो इसी वजह से। और काफी कॉस्टली भी है सर, बहुत कॉस्टली भी है। बड़ा दुख भी होता है कि यहाँ के बच्चों को परेशान करने के लिए वहाँ भेजा जाता है। ये बहुत दुखदाई है। एग्जैक्टली भाई, कानपुर सेंटर है अपने बगल में। जी सर। बेटा सेंटर है अपने बगल में। सर मेरा छठा सेंटर सिकंदराबाद था, समझ रहे हैं। 7वां गुवाहाटी था। ना कानपुर दिया ना बेटा दिया, उसके पास भी मैंने भरे थे, उन्होंने डायरेक्ट सिकंदराबाद दिया। पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत सारी आती हैं। चलिए इस विषय पर भी बात की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी ज़्यादातर बच्चों को अपने आसपास के सेंटर पे रखें। थोड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, अपना हर चीज़ मतलब संभाल के ही रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है और बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अच्छा हुआ मेरा लगेज था जिसमें कम से कम मैं पैसा लेकर के गया था, वो नहीं चोरी हुआ, नहीं तो मैं आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। एक तो सर मेरे पास ना तो टिकट ना कुछ, एक तो हो भी नहीं सकता था क्योंकि कंफर्म नहीं था कि मुझे उधर से कब आना है, कैसे आना है, कब मुझे मेडिकल मिलेगा, तो कुछ पता नहीं था। मेडिकल मान लीजिए 2 दिन बाद ही होता तो फिर अपना। और वैसे भी मैंने इधर का टिकट 18 जुलाई को करवाया था, तो मैंने कहा था 29 तारीख को यहाँ से निकलेंगे, तो 29 की ट्रेन जो थी वो आई है 30 को, वो भी 10 बजे यहाँ आना था, उसको 8 बजे का टाइम था, वो भी 10 बजे, मतलब कि 17-18 घंटे ऑलरेडी लेट थी। तो अच्छा हुआ मैं 1 को था तो 29 को ही प्लान करके चला था कि 29 को मुझे जाना, नहीं तो मैं अगर 30 का प्लान करता तो मैं पहुंच ही ना पाता सर। तो इसीलिए फिर मेरे साथ अच्छा हुआ कि मैं 29 को भी प्लान किया था और ट्रेन 30 को आई, तो मैं उसी से चलिए आपके साथ सब अच्छा होगा। संघर्ष बहुत है, आप आज आराम से घर जाइए और आपने बड़ा अचीवमेंट लिया बेटा और सब कुछ अब डन है और प्रिस्क्रिप्शन आपने बना ही लिया है। 6/6 आई हो गया इस पैक्स के बाद। सर तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या विदाउट गॉगल जो 6/36 है मेरा, क्या ये एक्सेप्टेबल है? ये एक्सेप्टेबल है, बस स्पेक्स के साथ आपका 6/6 हाँ, ये तो 6/6 है। उस पर बहुत स्ट्रेस भी नहीं डालना है। बेसिकली स्पेक्स के बाद आपको यही दिमाग में रखना है 6/6 आपका होना चाहिए। स्पेक्स कैरी कर लीजिएगा और प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखिएगा, वहाँ दिखा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर एक बार आप प्रिस्क्रिप्शन मेरा देखेंगे? हाँ, मैं प्रिस्क्रिप्शन आपका जरूर देख लूंगा। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा, आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी और बहुत पहले से सर आपसे मिलना भी चाहता था सर। चलिए, संजोग ऐसे बनता है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ अचीव करिए फिर मुलाकात होती है। चलिए, थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।